प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार। प्रीवियस अर्थात लास्ट वीडियो में हमने HNO3 के बारे में जानकारी दी थी। HNO3 के प्रिपरेशन को हमने बताया था, ऑस्टवाल प्रोसेस से, एक अन्य प्रोसेस से, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने दर्शाया था। उसका शेष केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोग सीखें, तब फिर आगे देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HNO3। धातु के ऑक्साइड के साथ यह धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो मेटल नाइट्रेट का देखा जाए वो CuO प्लस 2HNO3 Cu कॉपर नाइट्रेट प्लस H2। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड 2HNO3 के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण प्लस H2। मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ यह मेटल नाइट्रेट का निर्माण करता है। CuOH होल 2 प्लस 2HNO3 gives copper nitrate plus with metal carbonate। यह मेटल कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया कर मेटल नाइट्रेट का निर्माण करता है एवं CO2 गैस मुक्त होती है।
CaCO3 प्लस 2HNO3। इस बार मेटल बदल दिया जाए, ZnCO3 प्लस 2HNO3 ZnNO3 होल 2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो पहला हम लोग आज देखें धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया। तो ये धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो मेटल नाइट्रेट का निर्माण करता है। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट बनाता है, उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड HNO3 के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ अब प्रतिक्रिया कि यह मेटल नाइट्रेट का निर्माण करता है। प्रत्येक में हम लोग देखते हैं कि मेटल के नाइट्रेट का निर्माण करता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर नाइट्रेट में बदल जाता है, उसी तरह से कार्बोनेट के साथ जैसे जिंक कार्बोनेट HNO3 के साथ प्रतिक्रिया कर जिंक नाइट्रेट का निर्माण करता है और CO2 गैस मुक्त होती है। अब इसके मेन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को देखा जाए, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ HNO3। बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ HNO3। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का अर्थ होता है कि ऑक्सीकारक गुण HNO3 का क्या है। तो हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, HNO3 का ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। और इसका तो आप लोग जानते ही हैं, केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। हम जानते हैं कि HNO3 में नाइट्रोजन अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता इसलिए यह ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब देखा जाए बाबू, कार्बन के साथ यह कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है एवं NO2 गैस मुक्त होती है। यहाँ हमें देखना है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और HNO3 में NO3 की वैलेंसी जो होती है वह 1 होती है, इसलिए इस 4 संख्या से इसमें गुना हम लोग कर देते हैं 4HNO3। तो यहाँ से बेटा पहले CO2 निकल गया,
हाइड्रोजन 4 है, उसका आधा H2O, और जितना नाइट्रोजन उतना NO2 गैस बाहर हो जाता है, यानी यह कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है एवं NO2 गैस मुक्त होती है। उसी तरह से फास्फोरस के साथ यह फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल H3PO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। P, अब फास्फोरस है 2, 8, 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5, तो 5 HNO3 लेंगे और हमने क्या बना कि फास्फोरिक अम्ल का H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब नाइट्रोजन 5 है तो इसमें से निकल गया बेटा 5NO2 और हाइड्रोजन 3 ले लिए, 2 बचा प्लस H2। तो यह फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। चूँकि फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है तो अगर ये 4 लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 HNO3, तो 4 H3PO4 प्लस 20 NO2 प्लस 4 H2। तो चूँकि P यानी फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है तो इससे न लिखकर हम लोग इस प्रकार इस रिएक्शन को लिखते हैं। अब इसके उपयोग को देखा जाए। यूज पहला, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। दूसरा, लवण के तीसरा, यौगिकों के निर्माण। और मेन है ऑक्सीकारक के रूप में। स्ट्रक्चर, अब रचना इसका देखा जाए। HNO3 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 + 5 + 18 6 24 HO का 6 N 5 2 2 4 और 2 6 2 4 और 2 6 8 8
अब इसका शेप एंड स्ट्रक्चर, रचना एवं आकृति देखें हम लोग। शेप एंड स्ट्रक्चर, रचना एवं आकृति। HNO3 को पहले हम लोग तोड़ दें। H प्लस NO3 माइनस, NO3 माइनस में H इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A। तो V हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, M इजकल टू मोनोवैलेंट। तो ये तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, डाइवैलेंट होता है, तो यहाँ पर M का वैल्यू 0 हो जाता है। कटायन में धनायन की संख्या नहीं है, लेकिन अनायन की संख्या 1 है। तो ये हो गया बाबू 1/2, 5 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर। O तो ये हो गया केमिस्ट्री ऑफ HNO3 कंपाउंड। अब हम लोग केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस के बारे में जानेंगे। उसके पहले ये बता दें कि रचना में हम लोग लीविस डॉट स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं, जहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या जहाँ होती है वहाँ सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। किसको छोड़कर? तो हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन जब भी होता है अपने को स्टेबल बनाता है तो वो ड्यूप्लेट बनाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन हीलियम परमाणु के नज़दीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी का स्टेप पूरा हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा होता है। शेप एंड स्ट्रक्चर, रचना एवं आकृति में हमने देखा कि इसकी रचना क्या, हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और रचना इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिभुजाकार। अब हम लोग देखें बाबू फास्फोरस। फास्फोरस के बनाने की विधि, गुण, उपयोग, और फिर इसके कंपाउंड को पढ़ेंगे, और तत्पश्चात हम लोग इसके कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को भी बताएंगे, और रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेटाइन भी बताएंगे। फास्फोरस बनाने की विधि एक ही है। जब कैल्शियम फॉस्फेट सैंड यानी सिलिका एवं कोक मीन्स कार्बन या कोयला, कोक के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो फास्फोरस का निर्माण देखा जाए बाबू। Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट
प्लस 10 भाग कोक और 6 भाग सिलिका यानी बालू। अब जैसे गर्म करते हैं तो ये 10 कार्बन 10 ऑक्सीजन को लेकर, यहाँ कैल्शियम की संख्या 6 है, 6 CaSiO3 प्लस फास्फोरस है 4 तो P4। यहाँ पर मेरे पास कैल्शियम की संख्या 6 थी तो कैल्शियम की संख्या 6, सिलिकॉन की संख्या 6 तो सिलिकॉन की संख्या 6 और कार्बन 10 तो कार्बन 10, ऑक्सीजन हम लोग गिने 8 दूनी 16 और 12 28, यहाँ पर हो गया 18 और 10 28। प्रॉपर्टीज, गुण, यह विभिन्न अपरूपों में पाया अपरूप का अर्थ क्या हुआ बेटा कि एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे अपरूप। जैसे वाइट फास्फोरस यानी सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस तथा बैंगनी फास्फोरस। इन सभी में सफ़ेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस ही अस्थायी होता है। इनमें भी लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। तो गुण में कि यह विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है, जैसे सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस तथा बैंगनी फास्फोरस। इन सभी में सफ़ेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस ही अस्थायी होता है। इनमें भी लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। इसी पर दो तरह से यह क्वेश्चन इसमें आता है, वो हम लोग देखें बाबू। सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस की तुलना में अधिक क्रियाशील या इसी को दूसरी तरफ से सफ़ेद फास्फोरस या लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में
अधिक तो हम लोग देखिए बेटा क्यों होता है। पहले वाइट फास्फोरस की रचना, ये सफ़ेद फास्फोरस हुआ, रेड फास्फोरस, इसकी रचना टेट्राहेड्रल होती है। और लाल फास्फोरस की रचना पॉलीटेट्राहेड्रल होती है। पॉलीटेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण, अर्थात यह लाइटर स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, जबकि ये कम अस्थायी होते हैं। पॉलीटेट्राहेड्रल रचना के कारण लाल फास्फोरस पॉलीटेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करने के कारण लाल फास्फोरस ज़्यादा अस्थायी होता है, जबकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। हम जानते हैं कि अर्थात यहाँ देखते हैं कि वाइट फास्फोरस की रचना टेट्राहेड्रल होती है, जो हल्की होती है। हल्का स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी क्रियाशीलता अधिक तथा ये कम अस्थायी होते हैं। उसी प्रकार रेड फास्फोरस की रचना पॉलीटेट्राहेड्रल होती है। पॉलीटेट्राहेड्रल जो भारी यानी बल्कियर भारी रचना के कारण ये अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं। तो क्या कहेंगे बाबू कि हम जानते हैं, अर्थात यहाँ देखते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस की रचना टेट्राहेड्रल होती है, जो कि हल्की होती है। हल्का यानी बेटा हल्का स्ट्रक्चर होने के कारण
इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बेटा, लाइटर, LIGHTER। हल्का स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी क्रियाशीलता अधिक तथा ये कम अस्थायी होते हैं। परंतु रेड फास्फोरस की रचना पॉलीटेट्राहेड्रल होती है, जो कि भारी यानी बल्कियर होती है। भारी रचना के कारण ये अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं। अब हम लोग सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में डिफरेंस यानी दोनों में अंतर कैसे दिखाएंगे, यह हम देखें बाबू, तब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सफ़ेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर। वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। पहला, ये रंगहीन ट्रांसल्यूसेंट जो अपारदर्शी होता है, ट्रांसल्यूसेंट, मोम के समान ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ होते हैं। दूसरा, ये बहुत ही विषैले होते हैं। ये विषैले नहीं के बराबर होते हैं। तीसरा, ये अधिक क्रियाशील तथा कम अस्थायी ये अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं। चौथा, ये जल में अघुलनशील तथा कार्बन डाइसल्फाइड घोल में घुलनशील होते हैं। ये जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड घोलों में अघुलनशील होते हैं। पांचवा, अंधेरे में रखने पर ये चमकते हैं। अंधेरे में इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या कहेंगे,
ये रंगहीन ट्रांसल्यूसेंट यानी अपारदर्शी मोम के समान ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ होते हैं। ये बहुत ही विषैले होते हैं। ये विषैले नहीं के बराबर होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। ये अधिक क्रियाशील तथा कम अस्थायी होते हैं, जबकि ये अधिक अस्थायी तथा कम क्रियाशील होते हैं। ये जल में अघुलनशील लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड घोल में घुलनशील होते हैं। ये जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड घोलों में अघुलनशील होते हैं। अंधेरे में रखने पर ये चमकते हैं और अंधेरे में रखने पर इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आज के वीडियो में हमने HNO3 के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताया और फिर केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस और इसमें डिफरेंस, जिसके एलोट्रॉप्स यानी अप्रूव जो हैं वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, इसमें महत्वपूर्ण रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस ही हैं। तो दोनों में अंतर देखा। यहाँ तक में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।